हाँ तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, हमने इसके पहले वाले वीडियो में पूर्ण रूप से वेलिस्नेरिया के बारे में अध्ययन किया था। वेलिस्नेरिया में जल परागण कैसे होता है, ठीक ना, उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। हम किस टॉपिक पे इस समय हैं? इस समय हम पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, जिसमें परागण की क्रिया होती है, ठीक ना, हम परागण की क्रिया को पढ़ रहे हैं। परागण की क्रिया कौन सी? आपका एक होता है जीवी, एक होता आजीवीय। हम आजीवीय के अंतर्गत होने वाले पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के अंतर्गत जो परागण की क्रिया, ठीक ना, आजीवीय किस प्रकार से संभव होती है, उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो आज हम क्या करेंगे कि अभी तक हमने जो पढ़ा है, किसी भी पुष्प में जल के द्वारा परागण की क्रिया किस प्रकार से संभव होती है, हम उसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब उसी में से एक टॉपिक छोटी सी है जिसके बारे में हम थोड़ी सी आज बात करेंगे। क्या है वो? एक टॉपिक ये है कि जल की सतह के ऊपर हम वेलिस्नेरिया में पढ़ा था। हम पढ़ रहे हैं जल परागण। जल परागण में दो प्रकार से, एक क्या होता है कि कुछ ऐसे पादप होते हैं, जलीय पादप, जिनमें परागण की क्रिया जल के सतह पर होती है। मतलब क्या कि यदि हमने बात किया था आप लोगों से कि जल परागण जो होता है वेलिस्नेरिया में, मान लीजिए हमने कहा था कि ये कोई एक जल की सतह है, यहाँ तक पूर्ण रूप से जल भरा हुआ है, ठीक ना, ये, और इसमें ये परागण की क्रिया कोई एक वेलिस्नेरिया का पुष्प है, ठीक है ना, ये जो पुष्प है वेलिस्नेरिया का, ये जल की सतह पर आके, ठीक है ना, परागकण को रिलीज करता है। मतलब क्या कि ये पुष्प क्रम से यहाँ से टूट जाता है और ये जल की सतह पर आता है और वहां पे विसरित कर देता है परागकणों को, और परागकण इस जल की सतह पर तैरते हुए, ठीक है ना, पूर्ण रूप से फैल जाते हैं। और इसके समीप में जो दूसरा वाला वेलिस्नेरिया का फ्लावर होता है, वो इस तैर रहे परागकण को क्या करता है? ग्रहण कर लेता है। तो हमने क्या कहा, हम जल परागण पढ़ रहे हैं। जल परागण में भी दो प्रकार से, कौन सा? एक आपका ऐसे पादप होते हैं जिनमें जल के द्वारा परागण की क्रिया जल के सतह पर होती है, ठीक है ना, ये हमने वेलिस्नेरिया के बारे में पिछले वीडियो में बात किया था हमने। आज हम किसके बारे में बात करेंगे? आज हम ऐसे पादप के बारे में बात करेंगे जो जल के सतह के अंदर परागण की क्रिया करता हो। बात समझ में आ रही है? हम आज एक ऐसे पादप के बारे में बात करेंगे जो परागण की क्रिया हो तो उसमें भी जल के द्वारा ही हो रही है। इसमें ध्यान दीजिएगा, इधर वेलिस्नेरिया में भी परागण की क्रिया जल के द्वारा भी हो रही है, ठीक है ना। लेकिन आज हम जिस पादप के बारे में बात करने वाले हैं उसमें भी जल के द्वारा ही परागण की क्रिया होगी। बस अंतर इतना होगा कि इसमें जल के सतह पर होगी और वो जल के सतह के नीचे होगा। बस अंतर सिर्फ इतना आपको स्पष्ट करना है। तो कुछ ऐसे पादप होते हैं जिनमें परागण की क्रिया जल के सतह के अंदर होती है। बातें समझ में आ रही हैं? तो ध्यान दीजिएगा, हम आज बात करते हैं। फिर आप लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा भी था कि जल के सतह के ऊपर या जल के सतह पर परागण की क्रिया किसमें होता है। हमने बात किया था वेलिस्नेरिया के बारे में, और वो बहुत विस्तृत बात किया था हमने। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इसके पहले वाला वीडियो जरूर देखें ताकि आपको परागण की क्रिया बेहतर समझ में आए, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, हम टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि जल के सतह के अंदर परागण की क्रिया, ठीक ना। तो जल के सतह के अंदर परागण की क्रिया। अब मतलब क्या कि जल के सतह के नीचे, ये अंदर का मतलब यहाँ पे नीचे की बात हो रही है, जल के सतह के नीचे की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। उसमें परागण की क्रिया किस प्रकार से संभव होती है, हम उसी के बारे में आज बात कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आप एक ऐसा पादप जानते होंगे, ठीक ना, एनसीईआरटी में मेंशन भी किया हुआ है, उस पादप का नाम मेंशन किया हुआ है, तो हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। एक पादप है जोस्टेरा, ठीक है ना, जोस्टेरा, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। जोस्टेरा एक पादप है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। कैसे इसमें पॉलिनेशन क्रिया संभव हो रही है, किस प्रकार से, थोड़ा ध्यान दीजिए। जोस्टेरा एक ऐसा पादप है, ठीक ना,
जोस्टेरा एक ऐसा पादप है जिसमें परागण की क्रिया जल के सतह के नीचे, जल के सतह के मतलब ऊपरी सतह से बात हो रही है ना, नीचे संभव होती है। ठीक है, हमने इसके बारे में बात किया कि क्या हमने पढ़ा था कि अभी जस्ट हमने बताया कि ये मान लीजिए कोई एक के, ठीक ना, जलाशय है, हाँ, उस इसमें यहाँ तक जल भरा हुआ है। हमने वेलिस्नेरिया का कुछ इस प्रकार से एक छोटा सा पौधा भी बनाया था, इसमें ये पुष्प है मान लीजिए। ठीक है, और आप ये भी जानते हैं कि वेलिस्नेरिया का जो पादप होता है, ठीक ना, उसमें एक पुष्प में सिर्फ एक ही ऑर्गन पाया जाएगा, या तो मेल या तो फीमेल। ठीक ना, ये आप जानते हैं। ये मान लीजिए क्या फीमेल फ्लावर है, ये मान लीजिए मेल फ्लावर है। फीमेल में एक और उसका गुण स्वयं का होता है, उसकी जो डंठल होती है, ठीक ना, वो कैसी होती है, क्वाइल्ड होती है, ऐसे कुछ होती है, आपस में क्वाइल्ड होती है। जब ये पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तो ये अनक्वाइल्ड होती है और जल की सतह पर चली जाती है। ठीक है ना, किस कंडीशन में जाती है फिर से हम बात कर रहे हैं। हमने क्या कहा कि ये क्या है, ये मेल कोई एक पुष्प है वेलिस्नेरिया का, और वो पूर्ण रूप से विकसित हो चुका है। जब ये विकसित हो चुका होता है तो यहाँ से ये टूटता है, ये यहाँ से टूटेगा और ये पुष्प जल की सतह पर आ जाएगा। यहाँ तक जो जल भरा हुआ है इस सतह पर आ जाएगा। जब इस सतह पर आ रहा है तो इसमें जो परागकण होते हैं वो इस सतह पर विसरित हो जाते हैं, मतलब फैल जाते हैं। ठीक है ना, जब इस सतह पर फैल जा रहे हैं जल के, तो ये जल में तैरने लग जाते हैं ऊपर। ठीक है, जब ये जल में तैरने लग जाते हैं तो मान लीजिए अब ये क्या हुआ, ये फीमेल फ्लावर था, ये विकसित हो गया। जब ये विकसित हो जाता है, इसके अंदर गैमेटोफाइट की प्रोसेस पूर्ण हो चुकी है, तो उस दौरान क्या होगा, इसकी जो डंठल होती है वो अनक्वाइल्ड हो जाएगी। जब ये अनक्वाइल्ड होगी तो ये फ्लावर क्या कर जाएगा, सतह पर आ जाएगा। जब सतह पर आ जाएगा तो ये क्या करेगा, जो यहाँ पे विसरित हो रहे परागकण है सतह पर, उनको एक्सेप्ट कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। और जैसे ये परागकण को ग्रहण करता है, पुनः ये क्या करेगा, इसकी जो क्वाइल्ड, जो इसकी अनक्वाइल्ड है, ठीक है ना, डंठल हो फिर से क्वाइल्ड हो जाए, मतलब कुंडलित हो जाएंगी फिर से, और ये परागकण को ग्रहण करने के बाद अंदर आ जाता है। ये किसकी खूबी है, वेलिस्नेरिया की खूबी है, इसको याद रखिएगा। लेकिन हमने बात किसके किया, जोस्टेरा का। जोस्टेरा में क्या होता है कि ऐसी कोई प्रोसेस नहीं होती है, इस प्रकार की कोई प्रोसेस नहीं होती है। उसमें क्या होता है कि जोस्टेरा अगर कोई एक पादप है, वो जलीय पादप है, जल के सतह के अंदर पाया जाता है, और उसमें पूर्ण रूप से, ठीक है ना, जो भी क्रियाएं होती हैं वो जल के सतह के नीचे ही होती हैं, जल के सतह पर नहीं होती है, ना ही जल के सतह के ऊपर होती हैं। ठीक है ना, तो ये किसका है, जोस्टेरा का है। इतनी बातें समझ में आई। एक चीज और इसमें नोट रखिएगा कि जोस्टेरा जो आपका एक ऐसा पादप है जिसमें परागकण जल के सतह के अंदर पाए जाते हैं, फिर तो आपको ये भी सोचना चाहिए, यदि परागकण जल के सतह के अंदर पाए जा रहे हैं तो फिर वो कैसे पानी से बच जाते हैं, गीले क्यों नहीं होते हैं, या फिर पानी की वजह से वो खराब क्यों नहीं होते हैं। तो उसके लिए एक पॉइंट हम लिख रहे हैं नोट के रूप में, उसको याद रखना है आपको। नोट के रूप में क्या है कि जो पादप जलीय हैं जिनमें परागण की क्रिया जलों के द्वारा होती है, तो उस परागकण के चारों तरफ एक म्यूसिलेज नामक लेयर पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, म्यूसिलेज नामक लेयर पाई जाती है। यह जो म्यूसिलेज नामक परत होती है, लेयर जो होती है म्यूसिलेज नामक, ठीक है ना, वह परागकणों को गीलेपन से सुरक्षा देती है। म्यूसिलेज परत परागकणों को गीलेपन से मतलब मेल्टिंग से, किससे, गीलेपन से, ठीक ना,
ये क्या करता है, बचाता है, बचाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि परागकण अब खराब नहीं होंगे और वो गीले नहीं होंगे, भीगेंगे नहीं। मतलब क्या कि मान लीजिए कोई परागकण है, आप लोग परागकण का जब स्ट्रक्चर पढ़े होंगे तो इसके ये जो अंदर वाली लेयर होती है इसे हम इंटाइन कहते हैं। आप लोगों को हमने बताया था इंटाइन किससे बनी होती है, सेलुलोज और प्लस पेक्टिन से। इसके बाद हमने इसके चारों तरफ कुछ इस प्रकार से लेयर भी बनाया था, ठीक है ना। ये जो लेयर होती है वो कौन सी होती है, एग्जाइन होती है। एग्जाइन किससे बनी होती है, स्पोरोपोलिनिन से बनी होती है। अभी तक कोई एंजाइम ज्ञात नहीं हुआ जो स्पोरोपोलिनिन को डाइजेस्ट कर दे। फिर उसके बाद इसी के चारों तरफ एक लेयर पाई जाएगी कुछ इस प्रकार से, ऐसे इसके चारों तरफ एक लेयर पाई जाएगी। ये जो लेयर होगी वो इस परागकणों को सुरक्षा प्रदान करेगी। वो कौन सी होगी, म्यूसिलेज, ठीक है ना। ये लेयर क्या करेगा, इस परागकण को भीगने नहीं देगा, इससे वो सुरक्षा उसका प्रदान करवाएगा। बात समझ आ रही है। तो ये कोई भी एक ऐसा पादप हो जिसमें जलीय जल के द्वारा परागण की क्रिया हो रही है या जलीय परागण पादप है तो उसमें म्यूसिलेज लेयर पाई जाएगी, ठीक है ना। इसके अलावा भी कुछ ऐसे पादप होते हैं जिसमें परागण की क्रिया होती है, ठीक ना, जल ही के द्वारा। तो उसका भी कुछ आप एग्जाम्पल लिख लीजिए, ठीक, मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे बात कर लूँ सेरिटोफिल्लम के बारे में, एक और है, ठीक ना, सेरिटोफिल्लम के बारे में, सेरिटोफिल्लम के बारे में। सेरिटोफिल्लम एक ऐसा पादप है जो जलीय पादप है और इसमें भी परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है, जल द्वारा होती है। जल द्वारा परागण की क्रिया होती है, ध्यान दीजिए, परागण की क्रिया संभव होती है, ठीक है ना। ये आपका हो गया। तो आपको दो तीन ऐसे भी होते हैं, हमने पिछले वीडियो में हाइड्रिला का नाम भी लिया था, ठीक है ना, अलग से आपका नाम लिया था। जोस्टेरा के बारे में हमने पिछली वीडियो में भी बताया था, लेकिन उस वीडियो में हमने कहा भी था कि इसका अलग से हम एक शॉर्ट वीडियो बना के डाल देंगे। तो वो आज का ये टॉपिक इसके ऊपर पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाता है। लेकिन कुछ अभी पादप बच रहे हैं, जैसे हम बात कर लें, ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे पादप होते हैं जो जलीय पादप होते हैं लेकिन उनमें परागण क्रिया जल के द्वारा नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, जलीय पादप, ठीक है ना, जलीय पादप होते हैं लेकिन परागण की क्रिया जल के द्वारा नहीं होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कुछ ऐसे पादप जो जल में तो पाए जाते हैं, जल में तो पाए जाते हैं, ठीक ना, पर परागण की क्रिया लेकिन परागण की वायु व कीटों के द्वारा होता है, कीटों के द्वारा होता है। अब ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा, आप भी इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अभी मैं आपको बता रहा हूं, समझ में आ जाएगा क्या कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि कुछ ऐसे भी जलीय पादप होते हैं जिनमें परागण की क्रिया जल के द्वारा नहीं होती है। और ये एग्जाम्पल आपको तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि याद रखना। क्यों? क्योंकि वो सबके सब ऑब्जेक्टिव में आता है, तो सबके सब वो तुक्का मार के आते हैं, वो गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि जलीय पादप के जब बारे में बात करते हैं तो उनको सब सिर्फ एक चीज आता है, क्या, कि वेलिसनेरिया, हाइड्रिला, जुस्टेरा, ठीक ना, फिर सेटोफिल्लम, इसके बारे में उनको ध्यान में आता है। हाँ, यही पादप हैं जो जलीय हैं और जिनमें जल के द्वारा परागण क्रिया होती है। लेकिन उसको यहाँ पे ध्यान रखना, ये कुछ ऐसे पादप हैं जो जल में उगते हैं, ठीक है ना, लेकिन उनमें परागण की क्रिया जल के द्वारा नहीं होती है। कौन से हैं? जैसे हम बात कर रहे हैं कमल, लोटस। कैसे? उसका लक्षण ध्यान से सुनिएगा। ऐसे पादप जो जल की सतह के ऊपर जिनका पुष्प खिलता हो, जिनका पुष्प जल के सतह के ऊपर यदि खिलता हो तो वहां पे परागण की क्रिया जल के द्वारा कैसे होगी? बिल्कुल नहीं होगी। किसके द्वारा होगी? या तो वायु के द्वारा होगी या तो कीट के द्वारा होगी।
बात समझ में आई। तो आप लोगों ने कमल का पुष्प अगर देखा भी होगा तो जल की सतह के ऊपर होता है, ना कि जल के सतह पर होता है या ना जल की सतह के अंदर होता है वो, ठीक है ना। अगर वो जल की सतह पर होगा या जल की सतह के अंदर होगा, ठीक है ना, फिर वो पूर्ण रूप से खिल नहीं पाएगा। बात समझ में आ रही है। और वो पुष्प खराब हो जाता है, पानी की ज्यादा तर से अगर पानी उसको ज्यादा लग गया तो वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाता है वो फिर, ठीक है ना, सड़ जाता है। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो वहीं पे क्या होता है कि ये जलीय पादप ऐसे हैं जो क्या करते हैं कि परागण की क्रिया जो हो रही है, ठीक है ना, उनमें कीटों के द्वारा व वायु के द्वारा हो रही है। तो उसका एग्जाम्पल क्या क्या है, एक आप लोग जानते होंगे जलकुंभी, पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा लोटस हो गया, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल हम लिखते हैं इसका एग्जाम्पल, जैसे जैसे क्या क्या हो सकता है, एक कमल हो गया, ठीक है ना, दूसरा जलकुंभी हो गया, ध्यान दीजिएगा, जलकुंभी हो जाता है, कमल हो जाता है, मुकुदनी हो जाता है, मुकुदनी हो जाता है, ठीक है ना। ये ऐसे पुष्प हैं जो जल में पाए जाते हैं, लेकिन इनमें परागण की क्रिया जल के द्वारा नहीं होती है बल्कि कीटों के द्वारा होता है। यदि आप कभी भी कमल के बारे में देखेंगे या कमल को देखेंगे तालाब में, तो वहां पे कमल के पुष्प के ऊपर आपको छोटे छोटे कीट दिखाई दे देंगे। इसमें कीट परागण होता है, ठीक है ना, जल के द्वारा परागण क्रिया नहीं होती है। इतनी बात सबको समझ में आई, ठीक है ना। आप एक बार देख लीजिए पूर्ण रूप से, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब यहीं पे हम बात कर लें थोड़ा सा और परागण के बारे में। तो ये आपका खत्म हुआ यहाँ पे भैया। हमने इसके बारे में मूल रूप से बातें करनी क्या क्या, कि जल परागण किन पादपों में होता है उसका एग्जाम्पल सहित हमने बातें करनी, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, जंतु परागण पर बात करेंगे। जंतु परागण या कुछ ऐसे पादप होते हैं, ठीक है ना, जिनमें परागण की क्रिया जंतुओं के द्वारा होती हो या कीटों के द्वारा होती हो, ठीक है ना, उनके बारे में। जैसे मैं बात कर लूँ, आपको नाम सुना होगा आप लोगों ने साल्विया। साल्विया में परागण की क्रिया मधुमक्खी के द्वारा होता है। या फिर हम बात कर लें कदम, कदम में परागण क्रिया चींटियों के द्वारा होती है। अगर और हम बात कर लें यहीं पे थोड़ा सा, ठीक है ना, चंदन, चंदन में परागण क्रिया सर्प के द्वारा होता है, ठीक। इन सभी के बारे में बात कर लें। अगर हम बात कर लें जो ऐसे कुछ पुष्प होते हैं जो रात्रि में खिलते हों, ठीक है ना, तो उनमें परागण की क्रिया चमगादड़ के द्वारा होता है। तो उन्हीं सभी के बारे में हमको बात करना है, ध्यान दीजिएगा। तो हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, हम जंतु परागण के बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। किसके बारे में, जंतु परागण के बारे में बात कर रहे हैं। तो जंतु परागण, अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम जंतु परागित पुष्प के लक्षण लिखेंगे ताकि हमको बेहतर तरीके से पुष्प के लक्षण याद रहेंगे तो हम आगे प्रोसेस कर सकते हैं। तो गौर करिएगा, आप लोग बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिएगा। जंतु परागण किस में होता है, किन पुष्पों में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम जंतु परागण किसे कहते हैं पहले उसकी डिफिनेशन लिख लें, ठीक है ना। ऐसे पादप जिनमें परागण की क्रिया, ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा, ऐसे पादप जिनमें परागण की क्रिया जंतुओं के द्वारा संपन्न होता है, वे पादप, वे पुष्प जंतु परागित
जंतु परागित, यहाँ पे ब्रैकेट में आप पादप भी लिख सकते हैं, ठीक ना। जंतु परागित पुष्प, ब्रैकेट में पादप कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा, हमने कहा ऐसे पादप जिनमें परागण की क्रिया जंतुओं के द्वारा संपन्न होता है, ठीक ना, वे पुष्प या पादप जंतु परागित पुष्प कहलाते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब उसके बारे में अगर हम बात कर लें कि जंतु परागित पुष्प के लक्षण क्या होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, हम यहीं पे लिख रहे हैं जंतु परागित पुष्प के लक्षण। जंतु परागित पुष्प के लक्षण क्या हो सकते हैं, तो हम लिखेंगे पहला क्या लक्षण है। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जंतु परागित पुष्प के क्या लक्षण होंगे मैं बता रहा हूं, आप सिर्फ गौर से सुनते जाइएगा। अभी 1 मिनट में हम लक्षण आपको काउंट करवा दे रहे हैं। पहला लक्षण ये होगा जंतु परागित पुष्प का कि उसमें सुगंध पाई जाएगी। दूसरा लक्षण ये होगा जंतु परागित पुष्प का कि वो कलरफुल होगा। तीसरा लक्षण ये होगा कि उसमें मकरंद पाया जाएगा, पुष्प जूस पाया जाएगा। चौथा लक्षण ये होगा वो खुले प्रकार का होगा, ठीक है ना। पांचवा लक्षण ये होगा यदि पुष्प छोटा है तो वो पुष्प क्रम के रूप में पाया जाएगा। यदि पुष्प छोटा है तो वह पुष्प क्रम के रूप में पाया जाएगा, ठीक है ना। इसको आप ध्यान दीजिएगा, मैं एक पॉइंट वाइज करके लिखता चल रहा हूं, आप थोड़ा गौर करिएगा, ठीक है। चलिए लिखिएगा पॉइंट वाइज करके। हमने कहा कि आपको पॉइंट वाइज करते लिखते जाना है, ठीक है ना। पहला लक्षण क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, पहला लक्षण है कि जंतु परागित पुष्प में क्या होगा, मकरंद पाया जाएगा। तो जंतु परागित पुष्प में मकरंद पाया जाएगा, मकरंद पाया जाता है, ठीक है ना। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने जो जंतु लिखा है ना, तो इसको हम ब्रैकेट में ही पे कीट लिख दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, कीट, ठीक है ना, क्योंकि ये जो हम लक्षण लिख रहे हैं ये कीट परागित पुष्पों में सबसे ज्यादा लक्षण देखने को मिलेंगे, इसलिए हमने क्या यहाँ पे कीट भी लिख दिया। अन्य भी मिलेंगे लेकिन सबसे ज्यादा लक्षण किसमें मिलेगा, कीट परागित पुष्पों में मिलेगा, तो इसलिए हमने ब्रैकेट में कीट लिख रखा है, ध्यान रखिएगा। जंतु परागित पुष्प में मकरंद पाया जाता है। फिर दूसरा लक्षण यहीं पे लिखेंगे, ठीक है ना, वहां पे पहला है, दूसरा हम यहां से लिख रहे हैं। दूसरा लक्षण क्या होगा, जंतु परागित पुष्प है, ठीक है ना, या फिर हम कीट ही लिख रहे हैं, कीट परागित पुष्प, ध्यान दीजिएगा, कीट परागित पुष्प में सुगंध पाया जाता है, सुगंध पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, नाम है मगही मक्खी, ठीक है ना। उसमें क्या होता है कि वो एक ऐसी मक्खी है, कुछ ऐसे पुष्प होते हैं ना, वो सड़े हुए मांस या फिर जैसे दूध फटा हुआ उसकी गंध आती है जिस प्रकार से, उसी प्रकार से कुछ पुष्प भी गंध करते हैं। तो उन पुष्पों में परागण की क्रिया मक्खियों के द्वारा की जाती है, इसको भी नोट रखिएगा, ठीक है ना। तो वो अलग से एग्जाम्पल उसका है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो दुर्गंध उत्पन्न करते हैं ना, तो उनमें परागण क्रिया चमगादड़ के द्वारा की जाती है। ये जरूरी नहीं है कि सभी के सभी पुष्प सुगंध ही उत्पन्न करेंगे, कुछ ऐसे वो पुष्प होते हैं जो रात्रि में खिलते हैं, ठीक है ना, वो दुर्गंध उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। हमने क्या कहा, दुर्गंध उत्पन्न करते हैं, तो उनमें परागण क्रिया किसके द्वारा होगी, चमगादड़ के द्वारा होगी, इसको नोट रखना आपको, ठीक है। चलिए इधर ध्यान दीजिए, हमने क्या कहा, कीट परागित पुष्प में सुगंध पाया जाता है। फिर नंबर 3, कीट परागित पुष्प छोटे होते हैं, ठीक है ना, तो वो पुष्प क्रम के रूप में, पुष्प क्रम का मतलब गुच्छे के रूप में पाए जाएंगे, ठीक है ना। कीट परागित पुष्प, कीट परागित पुष्प
पुष्प क्रम के रूप में पुष्प क्रम के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है ना। फिर नंबर 4 क्या है, हमने अभी जस्ट कहा कीट परागित पुष्प, कीट परागित पुष्प, ध्यान दीजिएगा कीट परागित पुष्प क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं, मतलब रंगीन होते हैं। कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। क्यों होते हैं, ताकि वो कीटों को आकर्षित कर सकें। क्या कर सकें, ताकि वो कीटों को आकर्षित कर सकें। नंबर 5 बहुत ज्यादा नहीं लिखेंगे, 5 बहुत है, ठीक है ना। आप 5 याद रखिएगा। कीट परागित पुष्प, कीट परागित पुष्प खुले प्रकार के होते हैं, खुले प्रकार के होते हैं। ठीक ना भैया, खुला नहीं रहेगा तो कीट कैसे परागकण को ले पाएगा। ठीक, खुले प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। उसके बाद छठवां एक, चलो एक आध लक्षण और मैं बाकी अभी काउंट करवा दूंगा। ठीक ना, जो हो पाएगा ध्यान दीजिएगा। कीट परागित पुष्प के परागकण, कीट परागित पुष्प के परागकण कैसे होते हैं, परागकण चिपचिपे होते हैं। परागकण कैसे होते हैं, चिपचिपे होते हैं, ताकि वो आसानी से उनके, ठीक ना, बॉडी पार्ट पर चिपक सके। चिपचिपे होते हैं। ठीक है ना, ये हो गया। क्यों चिपचिपे होते हैं, जस्ट अभी हमने कहा अगर वो चिपचिपे नहीं होंगे तो बॉडी पार्ट पे चिपकेंगे नहीं, इसलिए वो क्या होते हैं, चिपचिपे होते हैं। ये आपको 6 लक्षण याद रखना है, 6 लक्षण बहुत हैं। एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल के बारे में अगर बात कर लिया जाए यहीं पे, तो एग्जाम्पल भी हम लिख दे रहे हैं, कौन कौन से हो जाएगा आपका। ठीक ना, एक सदाबहार हो जाएगा, एक सदाबहार हो गया, फिर दूसरा साल्विया हो गया, साल्विया भी मधुमक्खी के द्वारा होता है, सदाबहार में कीटों के द्वारा परागण क्रिया होती है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। दूसरा अगर हम एग्जाम्पल लिख दें यहीं पे, ठीक, साल्विया हो गया। उसके बाद यहाँ पे चलिए हम कमल को ले लेते हैं, कमल भी आ जाएगा इसी के अंतर्गत। कदम्ब आ जाएगा, कदम्ब, ठीक है ना। फिर उसके बाद एक आ जाएगा आपका एमरफोफेलस हो जाएगा, एमरफोफेलस के बारे में याद रखिएगा, इसका पुष्प 6 फीट लंबा होता है, 6 फीट लंबा होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, एमरफोफिलस आ जाएगा। एक यक्का आ जाएगा आपका, चलिए यक्का के बारे में भी, यक्का और सलभ के बीच में साथ संबंध स्थापित होता है, इसको नोट रखना है आपको। यक्का और सलभ के बीच में साथ संबंध स्थापित होता है। ठीक है ना, यक्का आ गया। ठीक है ना, ये आपके जितने भी हमने लिखे हैं यहाँ पे पादप के नाम, इनके पुष्पों में परागण की जो क्रिया होगी वो जंतुओं के द्वारा होगी, इसको ध्यान रखिएगा। अब यक्का जो एक ऐसा पुष्प है, ठीक है ना, जिनमें परागण की क्रिया जंतु के द्वारा हो रहा है। ठीक है ना, जंतु के द्वारा हो रहा है, और ये जंतु सलभ जंतु के अंतर्गत आता है ना। तो ये क्या करता है, इससे क्या फायदा मिलता है, इससे ये होता है कि जो सलभ होता है, सलभ है को ये अंडे देने के लिए स्थान प्रदान करवाता है, कौन, यक्का। ठीक है ना, और सलभ क्या करता है, इसके फ्लावर के ओवरी के समीप में क्या करेगा, अंडे आके देगा, जिसकी वजह से उसका आना जाना बार बार लगा रहेगा अंडे की वजह से। तो क्या करेगा, फिर किसी पुष्प पे जाएगा तो वहां से परागकण को भी लेके आएगा और इसके वर्तिकाग्र पर, ठीक ना, स्थानांतरित जाने अनजाने में वो करवा देता है। तो इसको क्या हो जाता है, ये परागित हो जाता है। जब तक ये परागित हो के इसमें सीड फॉर्मेशन होता है, तब तक उसके लार्वा से बच्चे निकल जाते हैं, और उसके बच्चे भी क्या कर जाते हैं, वहां से चले जाते हैं, और इसके बाद ये क्या हो जाता है, इसके सीड फॉर्मेशन हो जाती है।
तो यक्का में एनसीईआरटी में भी लिखा गया है कि इन दोनों के बीच में इस प्रकार से सहसंबंध स्थापित होता है कि ये दोनों शलभ और यक्का ये दोनों बिना एक दूसरे के अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकते हैं। तो ये नोट रखना है, इसमें यक्का के बारे में जो हमने बताया अभी जस्ट उसको आपको नोट रखना है। क्या, फिर से सुन लीजिए, हमने क्या कहा, यक्का और शलभ के बीच में सहसंबंध स्थापित किया जाता है। यह ठीक है ना एक ऐसा पादप है जो बिना शलभ के अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता है। या फिर हम बात कर लें उसके बारे में शलभ को, तो शलभ को भी माना जाता है कि बिना वो यक्का के अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता है। तो उसमें सीधे सीधे ये एनसीईआरटी में लिख दिया गया, ठीक ना, नोट के रूप में समझ लीजिए, याद रखना आपको कि ये दोनों बिना एक दूसरे के अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकते हैं। बातें कन्फर्म हुई? तो इसको आप लोग देख लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखते रहिए, एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, एक एक लाइन आपकी कन्फर्म होती रहेगी।